आज के मुख्य समाचार। लाहौल घाटी में यांदेगंग ग्लेशियर का टूटा हिस्सा। मेरा केजरीवाल कट्टर ईमानदार, आज यह बात साबित हो गई, डॉक्टर राजेश चांदना। हिमाचल में यूरिया की भारी मांग। सुजानपुर में 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव आज से। क्लस्टर सिस्टम के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ की रैली। जंजैहली में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ शिमला में ट्रैफिक जाम। यूजीसी के समर्थन में धर्मशाला के दाड़ी मैदान में प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। लाहौल घाटी में एक बड़ा हिमस्खलन होने की घटना सामने आई है। गोंदला क्षेत्र के ठीक सामने पीर पंजाल की ऊंची चोटी पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने यांदेगंग हिमनद का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। टूटकर गिरा बर्फ का विशाल हिस्सा तेजी से नीचे फिसलता हुआ सीधे चंद्रा नदी तक जा पहुंचा। घटना शनिवार करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक तेज गर्जना जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ऊंची पहाड़ी से भारी मात्रा में बर्फ और बर्फीला मलबा नीचे की ओर बहता दिखाई दिया। हिमस्खलन के साथ उठे बर्फीले गुबार ने कुछ देर के लिए आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। हिमस्खलन से उठा बर्फीला तूफान और ठंडी तेज हवाएं नदी के पास स्थित रालिंग, खंगसर, जांगला और मूर्तिचा गांव तक महसूस की गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बर्फ का गुब्बार साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और कुछ समय तक वातावरण में धुंध जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। क्षेत्र अपेक्षाकृत दूरस्थ और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण आबादी वाले इलाकों पर सीधा खतरा नहीं आया। गोंदला पंचायत के प्रधान सूरज ठाकुर ने बताया कि शनिवार दोपहर अचानक पीर पंजाल की चोटी से ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में मौसम में बदलाव के दौरान इस तरह की एवलांच सामान्य घटनाएं मानी जाती है, विशेषकर जब हालिया बर्फबारी के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होती है। विशेषज्ञों और स्थानीय जानकारों का मानना है कि हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे ग्लेशियर का ऊपरी हिस्सा अस्थिर हो गया है और भारी बर्फ का दबाव नीचे की ओर खिसक गया। तापमान में उतार चढ़ाव, धूप की तीव्रता और बर्फ की परतों के बीच कमजोरी ऐसे हिमस्खलनों के प्रमुख कारण माने जाते हैं। गौरतलब है कि लाहौल घाटी में स्थित ग्लेशियर स्थानीय जल स्रोतों के प्रमुख आधार है। चंद्रा नदी सहित कई नदियां इन हिमनदों पर निर्भर है। ऐसे में ग्लेशियरों में हो रहे बदलाव भविष्य में जल संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश चांदना ने कहा कि मेरा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आज यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे और सच्चाई अंत में सामने आ गई है। डॉक्टर चांदना ने बयान जारी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से साफ सुथरी राजनीति और पारदर्शिता की पक्षधर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दलों ने केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जनता सब समझती है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम कर नई राजनीति की मिसाल पेश की है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की नीतियां आम जनता के हित में है और इसी वजह से पार्टी को देश भर में समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर चांदना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी तेजी से संगठन को मजबूत कर रही है और आने वाले समय में पार्टी प्रदेश की राजनीति में मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। नमस्कार मेरे प्यारे हिमाचल वासियों, आज बहुत ही सुखद खबर लेकर आपके बीच में मैं आया हूं। खबर यह है कि हमारे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को आज कथित शराब घोटाले में बरी कर दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे 23 के 23 आरोपियों को बरी किया गया। दैट मीन्स कोई केस ही नहीं था। तो मैं आपके रूबरू ये बात रखना चाहता हूं, हम एक लोकतांत्रिक देश के हिस्सा हैं और लोकतंत्र की हत्या पिछले 2-3 साल 4 साल से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सिटिंग सीएम को जेल भेजा जा रहा है, इस तरह की वारदात हुई और आज हमारे नेताजी थोड़े इमोशनल भी हो गए जब वह मीडिया के आगे बात कर रहे थे, क्योंकि वह सच्चे हैं, पक्के हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जिसका ग्राफ
थोड़ा डाउन गया था, अब वापस ऊपर जाएगा। और हमारी जो दिल्ली में हमने सरकार खोई है, इन षड्यंत्रों की वजह से हमारे 4 नेता अंदर कर दिए गए, हमारे 5 नेता, और हमारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। हम दिल्ली में लौट के आएंगे, पंजाब में हम बरकरार रहेंगे, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, राजस्थान, केरला, हरियाणा में भी हम अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और जनता की मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, महिला की सुविधाएं और गरीबों की का उत्थान, ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे नेताओं के सानिध्य में हम आम आदमी पार्टी का झंडा पूरे देश में लहराने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में रबी सीजन के बीच यूरिया खाद की मांग अचानक बढ़ गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंची यूरिया की खेप हाथों हाथ बिक रही है। अकेले कुल्लू में 30,000 बोरियां कुछ ही समय में बिक गई, जबकि पूरे प्रदेश में भी किसानों और बागवानों द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदारी की जा रही है। किसानों बागवानों के लिए इफ्को के विक्रय केंद्रों पर यूरिया उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा हिमफेड भी खाद उपलब्ध करा रहा है। जानकारी के अनुसार इफ्को ने बढ़ती मांग को देखते हुए चंडीगढ़ से 53,000 बोरियां यूरिया मंगवाई है, जिसका वितरण राज्य के 12 जिलों में शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 30,000 बोरियां किसानों और बागवानों द्वारा खरीदी जा चुकी है। 4 माह के सूखे के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में हुई बारिश और बर्फबारी के चलते कृषि और बागवानी कार्यों में तेजी आई है। अनुकूल मौसम के कारण किसान रबी फसलों और सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए खेतों में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं बागवान सेब, प्लम समेत अन्य फलदार पौधों की देखभाल में भी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आगामी फल सीजन में उत्पादन और गुणवत्ता बेहतर हो सके। इफ्को के फील्ड अधिकारी रोहित कलोटिया ने बताया कि जनवरी और फरवरी में हुई वर्षा बर्फबारी के बाद मौसम कृषि बागवानी के लिए अनुकूल बना हुआ है। किसानों को खाद की कमी न हो, इसके लिए समय पर अतिरिक्त खेप मंगवाकर विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। जहां यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहीं म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद की कमी से बागवान परेशान है। यह खाद विशेष रूप से सेब के पौधों के लिए जरूरी मानी जाती है। हिमफेड के स्टोरों में फिलहाल यह खाद समाप्त हो चुकी है। हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर चौहान ने बताया कि प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे की पूरी आपूर्ति अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इंडियन पोटाश लिमिटेड में 10 मार्च तक म्यूरेट ऑफ पोटाश की आपूर्ति संभावित है। बागवानों का कहना है कि यदि समय पर पोटाश उपलब्ध नहीं हुआ तो सेब के बगीचों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल किसान यूरिया की उपलब्धता से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन पोटाश की कमी को लेकर चिंता बनी हुई है। सुजानपुर, जो महाराजा संसारचंद की ऐतिहासिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, वहां 4 दिवसीय राज्य स्तरीय होली उत्सव का भव्य आगाज होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दोपहर बाद मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे। उत्सव से पूर्व शनिवार को उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने विभागीय अधिकारियों के साथ चौगान मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुभारंभ से पहले पारंपरिक पगड़ी रस्म के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले की औपचारिक शुरुआत होगी। मेले के उद्घाटन के बाद उप मुख्यमंत्री चौगान में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। शाम को कला केंद्र में दीप प्रज्वलन के साथ पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ होगा। पहली संध्या के मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध पंजाबी गायक बब्बू मान और हारमोनी ऑफ द पाइन्स रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर युवाओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेले में दूर दराज से आए व्यापारियों ने शनिवार से ही कारोबार शुरू कर दिया है। मेला स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और झूले भी लगाए गए हैं। पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। इस बार मेले में सेल्फी पॉइंट, चंबा रुमाल की प्रदर्शनी और हिमाचली झमाकड़ा की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा पशुधन प्रदर्शनी और महिलाओं के लिए विशेष प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। मेले के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से 4 विशेष बसें चलाई जाएगी। मांग के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में कोई असुविधा न हो। सुरक्षा के मद्देनजर 100 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें 50 पुलिस
पुलिसकर्मी और 50 होमगार्ड शामिल है। सांस्कृतिक संध्याओं के दौरान विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी भी मेला स्थल पर तैनात रहेगी। एसडीएम सुजानपुर एवं मेला अधिकारी विकास शुक्ला ने बताया कि आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और प्रशासन सफल एवं सुरक्षित आयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिमला के चौड़ा मैदान में आज प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से क्लस्टर सिस्टम के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। प्रदेश भर में आयोजित इस प्रदर्शन के तहत शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। रैली के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष मनोज टेगी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर संघ की कई बार सरकार से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो संघ प्रदेश व्यापी रोष रैली की रणनीति तैयार करेगा। मनोज टेगी ने प्रदेश के 140 स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने के फैसले का भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ इस निर्णय से सहमत नहीं है और इसे लेकर भी सरकार से पुनर्विचार की मांग की जाएगी। संघ ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं मनोज नेगी, जिलाध्यक्ष राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला शिमला। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर के हमारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश का एक विरोध है, जो आज के दिन 1 मार्च को हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर हो रहा है, जिसमें हम इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में शिक्षकों की बात को आग्रह रैली के माध्यम से निवेदन करके आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को संज्ञान ले और हमें वार्ता के लिए बुलाकर हमारी समस्याओं का निदान करे, लेकिन सरकार के जहन में जो बातें चल रही हैं वो धरातल पर वैसी नहीं है जैसे सरकार सोच रही है। ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। इसमें हमें बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार सरकार से रूबरू होकर हम अपनी बातों को पुनः रख सकें और सरकार भी हमारी बातों का संज्ञान लेकर के हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना। हम जब सरकार से रूबरू हुए, मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री महोदय से मिले, हर बार हमें जो है मौखिक रूप से बिल्कुल आश्वस्त किया गया कि आपके साथ, आपके सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरकार शिक्षा में गुणवत्ता की बात करती है, तो मैं आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर सरकार गुणवत्ता चाहती है तो जिस स्कूल में वो आज भी शिक्षा अपनी बच्चों को जो है शिक्षा देना चाहते हैं, उनको जो है सरकार इस विलम्ब में फंसा करके जो है उन बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, तो वो तो अपने वहाँ बच्चों को अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं और उन बच्चों का भी वहाँ पे नुकसान हो रहा है। सरकार जो उनके निदेशालय में बुला करके ये पूरा दिन बैठा करके अगले 2-3 दिन के बाद वापस उनके कार्यालय को भेज देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर उनके साथ अन्याय है। जबकि हम शिक्षा मंत्री महोदय से जब मिले थे, शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि भाई इन्हें बहाल कर दो, मेरी कमिटमेंट है, लेकिन उस पर भी आज तक कोई ब्लैक एंड वाइट में निर्णय नहीं हुआ। इसके पीछे भी हम समझते हैं कि कोई कौन सी शक्ति लगी है जो है शिक्षकों के साथ हित नहीं होने दे रही, शिक्षकों का हित चाहती है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी बनती है, मैं समझता हूँ कि उस पर धरातल पर काम करने वाले शिक्षक को जो है उस प्रोग्राम को बनाने में सम्मिलित नहीं किया जाता, उसी कारण ये त्रुटियाँ रह जाती हैं। यदि सरकार जब भी कोई प्लान बनता है, प्रारूप बनता है, अगर उसकी बेसमेंट के जो मेन स्तंभ हैं उनको उसका एक पार्ट बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी त्रुटियाँ जो है उसके अंदर नहीं रहेगी। आज अगर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम चर्चा का विषय बना है, उसका मेन आधार यही है कि उसके अंदर जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं उनको विश्वास में नहीं लिया गया। बेहतर होता कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड को गुणवत्ता के आधार पर भारतवर्ष के अंदर नंबर 1 पे शिखर पर पहुंचाने की बात करते, हम शिक्षक उसमें कंधा से कंधा मिला करके सरकार का सहयोग करते। आज हिमाचल प्रदेश का 22 से 25 हज़ार शिक्षक आहत हो रहा है। मैं आश्वस्त हूँ कि आज के इस आग्रह रैली को स्वीकारते हुए सरकार से जो हमने आज निवेदन किया है, सरकार इसको मतलब अपने उसमें संज्ञान में लेगी और हम प्राथमिक शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाएगी और हमारी समस्याओं का निदान करने का सरकार प्रयास करेगी। अगर इसके उपरांत भी सरकार संज्ञान नहीं लेती और हमारी इस निवेदन को स्वीकार नहीं करती, तो हमें आक्रोश रैली की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक हिमाचल प्रदेश
आक्रोश रैली के माध्यम से फिर सरकार को आगाह कराएगा और उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी हमें आगे का रास्ता दिखाएगा उस पर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली में सेतु सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य रूप से शामिल हुए और आयोजन की सराहना की। शिविर में महिला रोग मेडिसिन, बाल रोग सर्जरी, दंत रोग, त्वचा रोग तथा अस्थि रोग विशेषज्ञों ने मरीजों की जाँच की और आवश्यक परामर्श दिया। क्षेत्र के दूरदराज इलाकों से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य जाँच के लिए पहुँचे। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के निशुल्क शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधाएं सीमित होती है। उन्होंने ट्रस्ट के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य जांच चिकित्सकों द्वारा परामर्श देते हुए दृश्य और स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। आयोजकों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना है। होता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई बेहोश मिला है, तो सबसे पहले आप पेशेंट के पास जाएंगे और पेशेंट को असेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट जैसे आपको मिलता है तो दूर से नहीं, आपने उसके कंधे पे हाथ रख के पूछना है, भाई साहब आप ठीक है, भाई साहब आप ठीक है। तो ये हमारा पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर तो पेशेंट ने हाँ ना कुछ जवाब दे दिया तो मतलब पेशेंट ठीक है, तो मतलब ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और फिर भी मतलब पेशेंट सेमी अनकॉन्शियस है, हाँ तो कर रहा है हाँ ना, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब और कोई हिल डुल नहीं रहा है, तो एक रिकवरी पोजीशन होती है। रिकवरी पोजीशन में हम क्या करते हैं कि मरीज को ऐसे एक साइड बाईं साइड करवट दिला के लिटा देते हैं। और करवट लिटा के भी कैसे लिटाते हैं कि एक हाथ हम ऐसे रखते हैं नीचे वाला और दूसरा हाथ ऐसे, और एक टांग भी उसकी मोड़ देते हैं और एक साइड में करवट। तो इसका क्या फायदा होता है कि जब किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट जब अनकॉन्शियस होता है तो जब वो सीधा होकर लेटता है तो उसकी जीभ जो है पीछे गले की तरफ गिर जाती है, तो उस वजह से क्या है सांस लेने में दिक्कत होती है। और दूसरा कि कई बार पेशेंट जैसे कई बार शराब ज्यादा की होती है या ड्रग्स की उसमें होता है, तो क्या होता है कि वॉमिटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर तो पेशेंट रिकवरी पोजीशन मीन्स अगर ऐसे टेढ़ा करके होगा तो क्या है, उल्टी करेगा तो वो सीधा बाहर जाएगा। अगर वो सीधा होगा तो क्या होगा, एक तो आपकी जीभ जो है पीछे जाके आपकी सांस को ब्लॉक करेगी, और दूसरा जो भी आपने खाया पिया होगा वो सांस की गली में जाके आपको जो है आपका रेस्पिरेशन को भी बंद कर देगा। तो पहला स्टेप आप सबको हमने बता दिया कि हम जाएंगे और पेशेंट को पूछेंगे, भाई साहब आप ठीक है, भाई साहब आप ठीक है, 2 या 3 बार ऐसे टैप करके आप पूछेंगे। अगर तो पेशेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया तो उसको क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल एक साथ करवट लेटा के आप लेटा देंगे। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। और फिर जो भी कॉन्टैक्ट है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। और दूसरी कंडीशन होगी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब इस कंडीशन में आपने थोड़ा अलर्ट हो जाना है। तो सबसे पहले तो आपने कॉल फॉर हेल्प मीन्स एक आदमी कभी भी CPR अच्छे से नहीं दे सकता है। तो अगर पेशेंट है और आपको लग रहा है कि आसपास कुछ लोग हैं तो कम से कम 3-4 लोगों को आपने इकट्ठा करना है। तो पता लगाना है कि इसको CPR की जरूरत है भी कि नहीं। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अचानक से होश पड़ा मिलता है या आपके सामने बेहोश हो जाता है एकदम से, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले होता है कि हमने देखना है कि इट इज मतलब जो पहला बिंदु इसमें रखा जाता है वो है कि ये जगह CPR के लिए ठीक है कि नहीं है। कि आप पहले देखेंगे कि माथे को, गले को और कोई चीज का फायदा नहीं है, सिर्फ आप जैसे पेशेंट लेटा है तो आप सीधा यहाँ पे थायराइड देखोगे, इसकी वजह से बगल में ले जाओगे, आप यहाँ पे नाड़ी फील करोगे। और ये प्रक्रिया 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगाना है, आपको बस देखना है पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। और साथ ही साथ आप उसकी छाती पे देखोगे कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये 2 चीजें हैं। आपने
अनब्रोकेबल बैठना है। और ये हमने पॉइंट आपको बताया है, जो सीधी कॉर्नर है या तो ऊपर टाइप है, इस लेवल पे आपने अपना एक हाथ रखना है और दूसरा हाथ से जो है ऐसे टाइट करके लॉक करना है। अब ये जो है चेस्ट कंप्रेशन की मूवमेंट होती है। आप देख रहे हैं कि मेरी एल्बो स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर स्ट्रेट रहेगा, मूवमेंट आएगा सिर्फ कमर से। तो जब ये चीज अगर और आपने थोड़ा पेशेंट के ऊपर रहना है ताकि आपको अपना एफर्ट कम लगाना पड़े, आप अपने वजह से सीपीआर दे सको। क्योंकि सीपीआर एक चीज कि 5 सेंटीमीटर नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा, हाथ में उठाना है, हाथ छाती के साथ रहेगा आपका। ये तो हो गया कि किस प्रकार देना है। और स्पीड 120 बार 1 मिनट। तो तो इस स्पीड से आपने चलना है और ये सीपीआर जो है आपका इस तरह से चलेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन का देना है, कंप्रेशन देना है, जीपी समस्या को 2 फीट ऊपर रखनी रख सकते हैं। दूसरा पेट में क्यों नहीं देना है, आदमी ने कुछ खाया पिया होगा, पेट में हवा होगी, आप पेट दबाओगे तो वॉमिट करेगा, सारा ऊपर मुंह के जरिए बाहर आ जाएगा। तो कंप्रेशन आपने जहाँ पे ये खत्म होती है इसको बोलते हैं जिपिस करना। तो ये जिपिस करना जहाँ पे हमारी ये हड्डी खत्म होती है, ये सूर्य चक्र, तो इससे 2 उंगली ऊपर अगर आप जाओगे, 2 उंगली ऊपर, ये पॉइंट है जहाँ पे आपको कंप्रेशन स्टार्ट करनी है। तो सीपीआर कैसे देंगे, सीपीआर देने के लिए प्री रिक्विजिशन क्या बताएं, पेशेंट जो है नीचे लेटा होना चाहिए और हार्ड सरफेस पे, प्लेन हार्ड सरफेस पे लेटा होना चाहिए। पेशेंट कुर्सी पे है, चेयर पे है, आप सीपीआर नहीं दे पाओगे। सीपीआर देने के लिए इफेक्टिव चीजें क्या है कि चेस्ट कंप्रेशन कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर कंप्रेशन जाना है नीचे। शिमला में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पर्यटकों की भारी आमद देखने को मिल रही है। वीकेंड और छुट्टियों के चलते शहर के प्रमुख पार्किंग स्थल पूरी तरह भर चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों और सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्य बाजारों, मॉल रोड और आसपास के इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें लग रही है। बढ़ते दबाव के कारण कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। सीमित पार्किंग व्यवस्था के चलते हालात दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर साल पर्यटन सीजन के दौरान यही समस्या सामने आती है, लेकिन इसका स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया। व्यापारियों का कहना है कि जाम के कारण पर्यटकों को बाजार तक पहुंचने में परेशानी होती है, जिसका असर कारोबार पर भी पड़ता है। प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और कुछ स्थानों पर वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही पर्यटकों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। स्थानीय लोगों और व्यापार मंडल ने शहर में मल्टी लेवल पार्किंग की संख्या बढ़ाने और दीर्घकालिक ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू करने की मांग उठाई है, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान शहरवासियों और पर्यटकों को राहत मिल सके। धर्मशाला की दाड़ी मैदान में यूजीसी के समर्थन में विभिन्न संगठनों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी से संबंधित मुद्दों को लेकर अपनी मांगे रखी और सरकार से सकारात्मक कदम उठाने की अपील की। इसके बाद सभी प्रतिभागी रैली के रूप में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। डीसी कार्यालय में प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी से जुड़े मामलों में सामाजिक न्याय और आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को बनाए रखने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राज में तो उनको
आरक्षण मिल गया है, लेकिन उनको विधानसभा में भी आरक्षण की जरूरत है। इसके लिए उनको लड़ना पड़ेगा। या तो सरकार ये समझती है महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ इनको पंचायती राज तक सीमित करके रखना चाहती है, या तो सरकारें कभी चाहती नहीं है कि महिला जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार का हिस्सा बने, महिला जो है सरकार का नेतृत्व करे। वो पंचायतों तक सीमित क्यों रखना चाहती हैं? इसके लिए भी महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है अगर महिलाओं को आरक्षण विधानसभा के अंदर मिल जाता है तो सिर्फ जो विधायक पहले चुनकर रहता था उसकी पत्नी ही विधायक बने। जो महिलाएं कभी विधायक नहीं बनी हैं, जो प्रधान बनी हैं, प्रधान बन सकती हैं, जिला परिषद बनी हैं, उन महिलाओं को मौका मिलना चाहिए एमएलए बनने का, विधायक बनने का। इसके लिए महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महिलाओं के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी। महिलाओं के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी। महिलाओं के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी। महिला आरक्षण देना होगा। महिला आरक्षण देना होगा। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। तो सर जो ये क्या यहाँ पर दिखाना चाहते हैं मेरे साथी कि यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? ये मंच से मुझे बहुत दुखी होकर हृदय विदारक कहना पड़ रहा है। मैं नेता नहीं हूँ। और आइए, चाय भी मिलेगी, पकोड़ा भी मिलेगा। ये सारी जिंदगी हमारे को कांग्रेस भाजपा वालों ने चाय, पकोड़े और समोसे, दारू की बोतल, मुर्गा तक की सीमित रखा है। जो मैं तुम्हारे लिए लिख कर जा रहा हूँ, हमारे लिए ही नहीं लिखा है बाबा साहब ने, ये महिलाओं के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, देश के हर नागरिक के लिए ये भारत का संविधान लिखा गया है। लेकिन कुछ ये जो मनुवादी कीड़े हैं, अगर आप आंदोलनों में नहीं सुनते, अपने लोगों की आवाज नहीं सुनते, भाई साहब, मेरे साथियों, जय भीम। आ जाओ भाई, आ जाओ, अपने अपने झंडे लेके यहाँ जुड़ाओ, आ जाओ।